ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट्स अगेन कि अगेन एक रिक्वायर वही होता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो इनिशियली वी हैड वैक्यूम ट्यूब्स, दैट वाज समथिंग जो सिग्नल देने के काम आती थी। हमारा हमने तार पहले बना ली थी बहुत पहले कि भाई यहाँ से अगर आपको इधर करंट पहुँचाना है तो जस्ट टेक अ वायर, अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वायर एंड यू विल हैव अ करंट। ठीक है, बट हमें अब ऐसा चाहिए था कि एक ऐसी चीज़ मिले कि करंट सप्लाई होता रहे, और बेटर से कि अगर हम बोलें कि करंट सप्लाई हो तो करंट सप्लाई हो, और अदरवाइज ना हो। एंड इट शुड नॉट बी कि मुझे हर बार बटन ऑन करना पड़े या फिर बताना पड़े। इट इज़ जस्ट लाइक विद द टैप ऑफ सिग्नल इट शुड अंडरस्टैंड कि जाना है या नहीं जाना करंट को। ठीक है, सो उसके लिए उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स बनाई थी। ठीक है, बट अगेन दे वर वेरी एनर्जी, लाइक लेस एनर्जी एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती थी, एंड अगेन जल्दी ख़राब हो जाती थी, रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। सो टू रिप्लेस दैट दे मेड पी एन डायोड्स। ठीक है, डायोड्स उन्होंने बना दी, उसका सर्किट डायग्राम ऐसा होता है। नाउ अगेन डायोड है क्या चीज़? डायोड इज बेसिकली अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच supports only unidirectional flow of current। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, बहुत जल्दी बताया आपने। ओके ओके, ऑलराइट। सो इट ओनली सपोर्ट्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। अब दिख रहा है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट क्यों भाई? अगेन वो था ना, जैसे इट विल एक्ट एज अ वॉल्व। घर पे अगर जैसे मोटर होती है पानी की, तो क्या होता है, पानी शुड गो फ्रॉम नीचे वाला टैंक या फिर सप्लाई का जो पानी आता है वहाँ से हमारे ऊपर टैंक में पानी भर जाना चाहिए, बट ऊपर से पानी नीचे नहीं आना चाहिए। दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, राइट? तो हम ऊपर से वॉल लगा देते हैं। दैट्स अगेन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इट विल एक्ट एज अ वॉल्व। नाउ दिस इज माय पी एन डायोड। तो अगेन काम क्या था इसका? सिग्नल देने का एक तरह से, कि अगर हम बोलें तो सप्लाई हो, अगर हम बोलें तो सप्लाई ना हो करंट का। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ सिग्नल की तरह काम करना चाहिए इसको। ओके, एंड अगेन इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो उसकी थ्योरी हम देखेंगे कि हाउ हाउ डू वी मेक इट। तो बेसिकली काम हमारा यही था कि पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, दे वर वेरी लेस एनर्जी एफिशिएंट वैक्यूम ट्यूब्स। वहाँ से हमने एक और डिवाइस बनाई, पी एन डायोड, सो दैट काम दोनों का सेम था, लेकिन पी एन डायोड सी दे आर मच एनर्जी एफिशिएंट। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट पहले वो भी देती थी, बट दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अस, एंड रिप्लेस करना भी बहुत आसान था इसको। ठीक है, आई मीन अगर एक खराब हो गई तो जल्दी से दूसरी आप रिप्लेस कर सकते हो, उसमें 5-5 6-6 घंटे लग जाते थे रिप्लेस करने में। ओके, नाउ विल कम टू के ये चीज़ लाइक हाउ डू वी फॉर्म इट, उसके बारे में हमें थ्योरी में देखना है। सो क्लास आई थिंक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कर चुके हैं, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कंडक्टर्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश कंडक्टर्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स, क्या डिफरेंशिएटिंग प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स के पास? दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल ठीक है। सो वी क्लासिफाई द मटेरियल्स इन 3 टाइप्स। फर्स्ट इज माय कंडक्टर्स, फर्स्ट इज कंडक्टर्स, इनके अंदर अगेन लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लाइक वी डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ resistivity and conductivity. So resistivity and conductivity will be having some range. Then we have insulators, let's name it number 3, and in between we have semiconductors. As the name suggests, semiconductors means इनकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल लाई बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम, इसकी रिलेटिवली ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा, कनेक्टिविटी इंटरमीडिएट, कनेक्टिविटी वेरी लो। ठीक है, ओके, कंडक्टर्स के दो एग्जांपल दे दीजिए फटाफट। वी हैव कॉपर एंड वी हैव आयरन एंड अदर एल्यूमिनियम एंड ऑल, ये सब हमारे कंडक्टर्स हैं। सेमी कंडक्टर्स के अगेन देयर कुड बी सम बाइफर्केशंस, विल सी। इंसुलेटर्स का एग्जांपल दीजिए, प्लास्टिक हो गया आपका, वुड हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन एज इन दीज कुड बी लाइक, सर देयर आर सम मटेरियल्स जो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में भी सेमीकंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। दोज आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अदर वंस आर जो हम अपने हाथ से लाइक अपने लाइक कुछ प्रोसेस करके वी कैन मेक इट। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर
गैलियम आर्सेनाइड, एंड देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स. कुछ प्लास्टिक वाले होते हैं, कुछ लिक्विड वाले फॉर्म में होते हैं. सो मल्टीपल आर देयर, बट हमें बेसिकली ध्यान रखना सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंड एक मिक्स फॉर्म में जब हम बनाते हैं लाइक मैन मेड सेमीकंडक्टर है, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड. ठीक है. ओके, so now the most important topic to understand in this chapter is the band theory. Band theory of solid क्या है? So basically, अगर if I have a atom here, I have an independent atom. हमें पता है कि एक इंडिपेंडेंट एटम के लिए फॉर एन हाइड्रोजन एटम, बोर थ्योरी याद करिए चैप्टर 12 एटम्स, उसमें क्या होता है, इफ दिस इज माय न्यूक्लियस, मेरे शेल्स कुछ इस तरीके से होंगे, राइट, एंड सो ऑन. ठीक है, एनर्जी लेवल्स आपके इस तरीके से होंगे. नाउ इफ had this been a independent atom, it is okay, but अगर इसके पड़ोस में like in a lattice, when these come together, you have another atom sitting close by, and it's not just one atom. ऐसे बहुत सारे atoms आपस में ऊपर भी, नीचे भी, आगे पीछे हर जगह पे there will be different atoms. So now the atoms will interact with each other. अगर atom interact करेंगे, then there is for sure there will be some displacement of the energy levels also. Displacement अभी के लिए I should not use. So basically अगर देखो दो एटम्स आपके आसपास में आए हैं, अगर इसका एनर्जी लेवल पहले यहाँ था, इसके आने के कारण या तो एनर्जी लेवल कुछ ऊपर होगा या कुछ नीचे होगा. बेसिकली मतलब इंटरेक्शन के बीच में भी हो रहा है एनर्जी लेवल्स, इन द सेंस अगेन थिंक ऑफ दैट टॉपिक के एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. मतलब बेसिकली हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो मतलब आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, एटम से बिल्कुल फ्री हो चुका है. ठीक है, बट नाउ इफ इट इज हैविंग -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, अगर ये एनर्जी है, दैट मीन्स मान लो जीरो से कुछ यहाँ पे लाई करती है. ठीक है, अगले n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे लाई करती है, 3 के लिए यहाँ पे, एंड 4 के लिए यहाँ पे, इस तरीके से लाई करती है. ठीक है, दूसरे वाले के लिए अगेन इट वाज इन द सेम लेवल, लेकिन अगर जब दूसरा एटम इसके पास में आ जाएगा तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगी. ठीक है, सो एनर्जी लेवल्स कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे ना भाई. एनर्जी लेवल्स एज इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो बाइंडिंग, जो उसके मतलब जितना एनर्जी से वो पुल हो रहा था पहले, अब उसकी एनर्जी कुछ ऊपर या नीचे आएगी. यस और नो, बिकॉज दूसरा एटम इससे इंटरेक्ट कर रहा है. ठीक है, सो मे बी अब इसका जो पुल होगा दैट हैज बीन एट ईदर दिस लेवल और दिस लेवल. सिमिलरली इसका भी कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे शिफ्ट हुआ होगा. ठीक है, अब ऐसे सिर्फ दो एटम नहीं है, वी हैव बिलियंस ऑफ एटम्स, 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास. ठीक है, तो मतलब एक ही सराउंडिंग्स के अंदर एटलीस्ट आप 5-6 एटम्स मान सकते हो. तो एक का यहाँ पे, दूसरे का थोड़ा नीचे, तीसरे का थोड़ा ऊपर, इस तरह से आपकी एनर्जी लेवल्स विल स्प्लिट डाउन, राइट. सो अगर कलेक्टिवली आप पूरे मटेरियल का देखोगे, देन यू हैव यहाँ पे भी मतलब -13.6 भी होगा किसी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हाइड्रोजन की ही हम बात करें, नॉट गोइंग इनटू सिलिकॉन और उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन से एग्जांपल लेते हैं. सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किसी एटम के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी. किसी के लिए होगी -13.61, किसी के लिए होगी -13.59, किसी के लिए होगी -13.58, किसी के लिए होगी -13.9.61, 62, 63 ऐसे. सो यू विल हैव अ रेंज ऑफ एनर्जीज. ठीक है, तो अगर हम कलेक्टिवली एक मटेरियल को देखें तो उसके पास क्या होगा, एक बैंड होगा एनर्जीज का. ये पूरा फिल्डअप होगा, मतलब हर जगह पे आपके पास एनर्जी होगी. मैं तो सिर्फ एक स्टेप ले रहा हूँ, 0.5 0.6 ऐसे और डेसिमल प्लेस पे आप देख सकते हो, तो देयर विल बी सम रेंज ऑफ एनर्जीज. ठीक है, नाउ दीज आर योर बैंड्स. ये है आपकी, दिस फॉर्म्स अ बैंड. तो कलेक्टिवली अगर आप मटेरियल को देखोगे तो यू हैव फॉर्म्ड अ बैंड नाउ. ठीक है, नाउ कमिंग टू वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है. Valence band and conduction band. According to you, what is valence band? Valence electrons are the number of electrons जो सबसे outermost शेल के अंदर होते हैं, right? Okay. So मान लो कोई सेकंड शेल के अंदर है,
तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगी अगर इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें। बट नाउ इट विल बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, 13.4142 ऐसे या फिर 3938 ऐसे आएगी उसमें, ठीक है। सो बैंड तो आपके पास है अभी भी। नाउ द थिंग इज के वैलेंस बैंड का मतलब क्या है, तो जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा वो जिन जिन एनर्जीज में लाई कर सकता है, एक रेंज जो होगी, दैट विल बी योर वैलेंस बैंड। अगर आपके पास एक ऐसा, मतलब बेसिकली लेट्स अगेन थिंक ऑफ 0 केल्विन पे क्या होगा, द मोशन विल बी स्टैंड स्टिल, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बाहर नहीं होगा, ठीक है। इवन योर आपका अगर लोहा भी आप लोगे देन ऑल्सो यू विल बी हैविंग वेरी लेस कनेक्टिविटी एट 0 केल्विन। कनेक्टिविटी आती क्यों है, बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ठीक है। द थिंग इज नाउ कि क्या जो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के बाहर आ चुका है, क्या उसकी एनर्जी, मतलब क्या वो फ्री हो चुका है अभी, इज इट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0? सी इंडिपेंडेंट अगर आपके पास एटम है, देन इफ यू आर हैविंग लेट्स से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करें बिकॉज एनर्जी वहां से हम रिलेट कर पाते हैं, -13.6 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर मैं इस एटम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो इट विल बी फ्री, इट विल हैविंग 0 पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बाहर आ जाएगा, कहाँ से, एटम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बट नाउ आपके पड़ोस में और बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी पहली बात तो -13.6 नहीं रही अभी, इधर 5 और 7 हो चुकी है, और अगेन अ बैंड यू हैव। मोर ओवर आप अब एक सॉलिड की बात कर रहे हो, मतलब एक ब्लॉक है आपके पास से लोहे का ही है, इसके अंदर यू आर हैविंग अ लार्ज नंबर 10 की और 23 नंबर ऑफ एटम्स। अब आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटर मोस्ट शेल से इसको बाहर निकालने की कोशिश करी है, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल चुका है, क्या ये एकदम टोटली फ्री हो चुका है? नहीं, ठीक है, इट इज स्टिल बाउंड इन द मटेरियल। तो कुछ ना कुछ एनर्जी है, हाँ मानते हैं वैलेंस बैंड से थोड़ी कम, मतलब लेस नेगेटिव एनर्जी होगी, ठीक है। बट क्या ये फ्री, ये अभी फ्री नहीं है, इट इज नॉट हैविंग 0 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो अगर बाउंड वाले की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, तो मे बी इसकी इट कुड गो एट वट एवर एनर्जी 0.01 भी होगी तब भी मेरे लिए बाउंड रहेगा, बिकॉज 0 नहीं पहुंचा अभी, ठीक है। वट एवर द लेवल इट इज, वी डोंट रियली गो देयर। तो -13.6 से अब यहाँ पे कुछ एनर्जीज की भी नेगेटिव में है, देयरफॉर इट इज स्टिल बाउंड, ठीक है। सो वी हैव वैलेंस बैंड, वी हैव कंडक्शन बैंड के एटम छोड़ के बाहर आ चुका है, रिलेटिवली फ्री हो चुका है, इट इज नाउ एबल टू मूव विद इन द मटेरियल, बट अगेन इट इज स्टिल बाउंड टू मूव विद इन द लैटिस, मतलब विद इन द मटेरियल ओनली, इसके बाद वो फ्री हो जाएगा। सो वैलेंस, कंडक्शन एंड फ्री एकदम आउट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड के अंदर हैं, दैट मीन्स स्टिल अराउंड द एटम, उनकी जो एनर्जी है दैट इज इन द वैलेंस बैंड। जो फ्री हो चुके हैं लैटिस छोड़ के, मतलब बेसिकली एटम्स के केज को छोड़ के वो बाहर आ चुके हैं, दोस हैव बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो एनर्जीज है दैट लाइज विद इन द कंडक्शन बैंड। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को केज में से, वो एटम्स के जाल में से निकाल के हल्का सा बाहर लेके जाना ताकि वो फ्री हो जाए। अगर वो फ्री हो गए देन वी से वो कंडक्शन बैंड में आ चुके। कंडक्शन बैंड मतलब उन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनकी एनर्जीज क्या क्या आएंगी। एंड अगेन रिमेंबर दीज आर relatively free electrons, not exactly free, absolutely free नहीं है, these are relatively free electrons। तो अब जो चलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन में हेल्प करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो उनका जो रेंज बनेगी एनर्जीज की, दैट इज द कंडक्शन बैंड। डन। थोड़ी इलेबोरेट थ्योरी है बट आई थिंक एक बार आपने कर ली एंड इट विल बी सॉर्टेड फॉर एवर। कोई डाउट अभी तक इसमें? ओके, सो नाउ अब सिचुएशन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्या क्या सिचुएशन बनेगी। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट मेटल्स। मेटल्स का केस क्या होता है, लाइक अब हम सोचते हैं कि एनर्जी लेवल कैसा बना होगा, नॉट कि कैसा होता है, वील नाउ एज्यूम कि भाई क्या हो सकता है, बिकॉज हमें उसका नेचर पता है उस मटेरियल का, मतलब हमें पता है कि कंडक्टर्स कैसे काम करते हैं। वी नाउ वांट टू फाइंड आउट कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किस तरीके से हो सकता है। सोच के देखो अब कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए सोचो। वेरी गुड। तो दो केस बन सकते हैं आपके।
फर्स्ट इज अगर वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट लेवल यहाँ पे है, दिस इज वैलेंस बैंड, सपोज दिस इज द टॉप मोस्ट, मतलब उस बैंड का टॉप मोस्ट लेवल है वैलेंस बैंड का, एंड यू हैव से कंडक्शन बैंड। ओके, कंडक्शन बैंड कहाँ लाई करेगा? कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी होगी वो कहाँ लाई करेगी? कहाँ पे लाई करेगा? मतलब इसके ऊपर यहाँ बनाऊं, ओवरलैप कराऊं, ऐसे कराऊं, कहाँ कहाँ लिखूं उसको? लाइक व्हाट विल बी द लोएस्ट एनर्जी? इसके ऊपर होगा। ओके, ऑलराइट, एक केस आप ये बना सकते हो कि ये इसके ऊपर है। सो इफ दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ योर बैलेंस बैंड, आपका कंडक्शन बैंड स्टार्ट। हाँ जी, एक आपने एक केस बनाया, कोई और केस बन सकता है? इसके नीचे हो सकता है। बेसिकली मतलब जो इलेक्ट्रॉन आपका बाउंड है दैट कैन इजीली स्विच फ्रॉम बाउंड फ्री ऐसे आराम से कर सकता है वो। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तब भी तो आपका अच्छा मटेरियल होगा। ठीक है, सो दो केस बन सकते हैं। फर्स्ट इज कि वैलेंस बैंड आपका ऊपर हो एंड कंडक्शन बैंड आपका नीचे हो। बेसिकली बिकॉज बैंड है तो लेट्स मेक अ बैंड ओनली। सो ऑरेंज वाला है, दिस इज अ वैलेंस बैंड, एंड पिंक वाला जो है, लेट्स सपोज दिस इज माय कंडक्शन बैंड। ठीक है, सो यू हैव नाउ एन ओवरलैप। तो मे बी वैलेंस बैंड की एनर्जी लेस नेगेटिव हो, कंडक्शन बैंड की मोर नेगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में क्या होगा, फटाफट से कोई भी इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है, इधर कोई इधर, कोई भी आपको इधर आ सकता है। ठीक है, और वी कैन से देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप, ई गैप इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, दिस कुड बी द केस फॉर मेटल्स। मतलब अब आप कंडक्शन बैंड के थ्रू आप पहचान सकते हैं मटेरियल कैसा है। ठीक है, ओके, और यू कैन ऑल्सो से कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे फील्ड है आपके कंडक्शन बैंड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इट इज़ अ गुड कंडक्टर। मतलब रूम टेम्परेचर पे अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, दैट मीन्स इट्स अ गुड कंडक्टर। सेकेंड केस ये तो आसान है खैर, दिस इज सेमी कंडक्टर्स, खैर लास्ट में करते हैं। थर्ड केस हमारे पास आएगा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, हाँ, इंसुलेटर्स के लिए बेसिकली वैलेंस बैंड, दिस इज माय कंडक्शन बैंड, इसमें जो गैप होता है दैट इज ई, जो इनके बीच में गैप होता है बैंड गैप, दैट इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस केस में द बैंड गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बहुत कम, इधर नेग्लिजिबल और वेरी लेस। ओके, ठीक है, सो now let us come to intrinsic semiconductors. Any idea what is it? बिल्कुल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स अगेन थोड़ी सी केमिस्ट्री भी आपकी आएगी, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड वो सब होता है। बेटर है लाइक अगेन नॉट इम्पोर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड्स के लिए, बट आप एक बार थोड़ा सा इसको रीड जरूर कर लेना। इंट्रिंसिक मीन्स बेसिकली प्योर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में जो आपके पास होते हैं। सो वी हैव सिलिकॉन, वी हैव जर्मेनियम एज टू मटेरियल्स जो रेडली ये प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं सेमीकंडक्टर वाली। बेसिकली इनकी कनेक्टिविटीज उस रेंज में लाई करते हैं जो सेमीकंडक्टर्स में हम बात करते हैं। सो इंट्रिंसिक बेसिकली मीन्स के अगेन एज यू नो कि डोपिंग हमने नहीं कर रखी है इसके अंदर। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में, प्योर फॉर्म के अंदर आपके अगर आपके पास अगर मटेरियल है, सो इफ वी हैव सिलिकॉन आपके पास है, उसके अराउंड में देयर विल बी मोर सिलिकॉन एटम्स। सो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल गो आउट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो इनकी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इनका आपस में, these two, तो आपस में ना कोवलेंट बॉन्ड बनके ऑल ऑफ द एटम्स आर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। नाउ बाय थर्मल मोशन अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है, देन यू हैव अ वैकेंसी ओवर हियर। ठीक है, एंड दिस मतलब अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल करेगा एंड देन वैकेंसी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी एंड सो ऑन थिंग्स विल कीप ऑन रोटेटिंग। ठीक है, आगे निकला क्यों ये, बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, और मे बी आप हीट कर रहे हो उसको तो।
ठीक है, हाँ, बाय एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दिस हैज नाउ कम आउट, नाउ यू हैव दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ फ्री, और बेटर से ये कंडक्शन बैंड में जा चुका है, रिलेटिवली फ्री हो चुका है, सो इट इज नाउ रेडी फॉर कंडक्शन। ये वाले आपके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है। सो वी हैव नाउ टू करेक्टर ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज, एक आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड अनदर थिंग वी हैव अ वैकेंसी ओवर हियर, ठीक है। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, vacancy of electrons, this is known as holes, ठीक है। अब होल्स होते क्या हैं, मतलब अंधेरा क्या होता है, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। सिमिलरली होल्स क्या है, दिस इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगेन अभी के लिए हम इसको मतलब अंधेरे से समझ सकते हैं, बट इफ वी गो इनटू मटेरियल साइंसेस तो होल्स का भी एक इफेक्टिव मास होता है। अब मास को किस तरह समझोगे, आप हाउ डू यू अंडरस्टैंड मास? इफ आई से कि आपको एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को मास बताना है, तो कैसे समझाओगे आप? आपको फर्स्ट क्लास के बच्चे को मास की फीलिंग देनी है, सो दैट ही अंडरस्टैंड, हाँ हाँ समझ में आया। तो व्हाट इज, थिंक इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मास? फर्स्ट क्लास का बच्चा उसी में बेटर समझ पाएगा। ओके, सो वी हैव द इक्वेशन F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। मास को कैसे समझाएंगे आप बताओगे कि मास इज बेसिकली द डिफिकल्टी इन एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट। अब सोचो, फर्स्ट क्लास का बच्चा समझ जाएगा, अब उसको धक्का मारने में कितना दम लगाना पड़ रहा है, उतना उसका मास आएगा। डोंट गो इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए समझाना है हमें। सो मास इज बेसिकली द डिफिकल्टी इन एक्सेलरेटिंग एन ऑब्जेक्ट, अगेन इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेम चीज अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन होल्स जो होते हैं उसके लिए क्या आएगा, होल्स में भी बेसिकली एक वैकेंसी को दूसरी जगह शिफ्ट करने में हमें कितनी हिम्मत लगानी पड़ रही है, दैट विल गिव अस द इफेक्टिव मास ऑफ द होल, ठीक है। सो वी विल नॉट जस्ट से कि खाली जगह है, वी विल से क्योंकि ये भी शिफ्ट कराने में हमें दम लग रहा है, एनर्जी लग रही है हमारी, ठीक है। सो इट ऑल्सो हैव सम इफेक्टिव मास। कम ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन से अगेन अ टॉपिक ऑफ रिसर्च और हायर मटेरियल साइंस में आता है, हमें उसमें नहीं जाना है, ठीक है। बट हाँ, कुछ ना कुछ दम लग रहा है इसको भी मूव कराने में। अगर अगर मूव कराने में दम लग रहा है देन इट हैज सम मास। एग्जैक्टली मास नहीं बोल सकते, देयरफॉर वी आर सेइंग इफेक्टिव मास, ठीक है। अगेन चार्ज कितना होगा, इफेक्टिव चार्ज, अगेन इफेक्टिव चार्ज कितना आएगा, बिल्कुल सेम एज इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ई, ठीक है। ओके, राइट। ओके, अब आपके पास जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स को किस तरह से हम समझ सकते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ होल्स। अगर आपके पास सपोज एक मटेरियल के अंदर आपके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने होल्स होंगे? 5 ही होंगे, बिकॉज यहीं से तो निकल के हुए हैं, दिस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो विल से कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, एन आई इज योर intrinsic carrier density or concentration, number density है basically, this is your number density, all right। So this relation will be valid in the case of intrinsic semiconductors जो pure elemental form के अंदर, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट वन जो आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम आएगा। अनदर थिंग, जब एक पॉजिटिव चार्ज, इफ आई हैव इलेक्ट्रॉन्स गोइंग हियर इन दिस डायरेक्शन, तो चार्ज कहाँ जा रहा है, बेसिकली यहाँ से यहाँ पे। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट आएगा, ठीक है। तो इफ आई से इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर मूव कर रहे हैं, तो क्लियरली इट मीन्स कि होल्स आपकी इस डायरेक्शन मूव करेंगे,
बाय द एप्लीकेशन ऑफ, अगर आप एक्सटर्नली कुछ फील्ड लगाते हो तो होल्स विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो बेसिकली करंट आपका इधर की तरफ है, होल्स इधर जा रहे हैं, होल्स हैव इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। होल्स अगर इधर जा रहे हैं तो आई होल्स, करंट ड्यू टू होल्स, ये आपका इस साइड में जा रहा है, ठीक है। सो जो नेट करंट आएगा आपका दैट विल बी आई इलेक्ट्रॉन्स प्लस आई होल्स। अगेन एन इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो कमिंग टू एग्जांपल नंबर 6.1, इट सेज, बुक है आपके पास? सो इट सेज कि कार्बन, हाँ हाँ, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव द सेम लैटिस स्ट्रक्चर, मतलब वही है ना, काशी गए संत पंडित सेम ग्रुप में पीरियड टेबल के लाई करते हैं। तो कार्बन क्यों नहीं है और सिलिकॉन जर्मेनियम ही क्यों है आपके सेमीकंडक्टर्स? बेसिकली कार्बन का लाइक इनर मोस्ट जो मतलब स्क्रीन इफेक्ट वाला चीज आप समझ सकते हो, मतलब पास में है इलेक्ट्रॉन्स तो इट इज नॉट शोइंग अस दैट मच प्रॉपर्टी। उससे अगले शेल में अगर आपके पास आते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो इट स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हमें उस तरह की कंडक्शन नहीं मिल पा रही थी, तो हमने फिर दिमाग लगाया अब क्या करें। तो कंडक्शन हमें चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं से चार्ज कैरियर्स इसके अंदर फेंकने पड़ेंगे, जो हमारे कहने पर, अगेन ध्यान रखना हमें कि कंट्रोल सिग्नल के काम आता है एपीएन डायोड, डिजायर्ड टाइम पे आप कनेक्शन करें अदरवाइज ना करें। तो हमें इसके अंदर डोपिंग करी, अदरवाइज तो हम सीधा इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने कुछ और मेटल्स हम इसके अंदर डोप करेंगे, डोप और डिफ्यूज करेंगे बेटर से, जिसके कारण हमें कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो जिनके अंदर हम एक्सटर्नली कुछ करके कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, दोज मेटल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज, मतलब दो तरीके से आप कर सकते हो। फर्स्ट इज बाय एडिंग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, second one is by adding trivalent impurity। तो फर्स्ट वन इज पेंटावेलेंट, अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? पेंटावेलेंट बेसिकली मीन्स जिसकी वैलेंसी 5 हो। इस तरह के मटेरियल्स को क्या करेंगे, क्या नाम देते हैं हम? वी से दीज आर एन टाइप मटेरियल्स। तो क्या हो रहा है, आप कौन से मटेरियल्स ऐड कर रहे हो जिनकी वैलेंसी 5 है? वैलेंसी 5 किसकी होती है? कार्बन से अगला होगा, ऑब्वियसली बात है, नाइट्रोजन। तो हमारे पास कौन से आएंगे? न्यूज पेपर आज सब बिके, सो न्यूज पेपर आज सब। सो यू हैव, अगेन फर्स्ट वाला हम यूज नहीं करते हैं, सो पी और एस और एस बी और बिस्मथ, ठीक है। अब याद करो सेमीकंडक्टर्स के अंदर मैंने आपको यही वाला एग्जांपल दिया था, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। ठीक है, दीज आर योर एन टाइप मटेरियल्स। अब बेसिकली क्या हो रहा है, अच्छा हम इसको ऐड कितना करते हैं इसके अंदर? इन 1 in 1 million, मतलब बेसिकली 10⁶ अगर आपके सिलिकॉन के या जर्मेनियम के हैं एटम्स, उसके अंदर हम 1 2 या 3 इस तरीके से हम डालते हैं फॉस्फोरस और आर्सेनाइड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मीन्स ppm। दैट मीन्स कितने पार्ट्स आपने 1 मिलियन में कितने पार्ट्स आपने डाले हैं। तो इट कुड बी 1, कुड बी 2, 3, 5, इतने होते हैं, ओनली सम फ्यू पार्ट्स पर मिलियन हम डालते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास एक सिलिकॉन का एटम था एंड इसके सराउंडिंग भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन सिलिकॉन, अगेन पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, हम जिसको देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक सिलिकॉन को उठा के हमने रिप्लेस कर दिया। सो लेट्स सपोज दिस सिलिकॉन इज नाउ रिप्लेस्ड बाय
से आर्सेनाइड हमने यूज़ कर लिया AS, ठीक है। आर्सेनाइड के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास 4 हैं पेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी सबका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, आई विल हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन दैट कैन कम आउट एंड एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन, ठीक है। ओके, सो दीज आर योर एन टाइप मटेरियल्स। एन टाइप क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग फ्री, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली मोर इन नंबर। अब हमें देखना है कि एन टाइप ही नाम क्यों दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री क्यों हो गए, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स ही ज़्यादा कैसे हुए? सिलिकॉन सिर्फ, ओके, तो ठीक है, मतलब वी आर थिंकिंग इन द राइट टर्म, बट हमें एग्जैक्टली वो मतलब माइक्रोस्कोपिकली हमें सोच के बताना है कि ऐसा क्यों होएगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिए बस। हाँ जी, सो वी हैव आर्सेनाइड डोप्ड इनटू द सिलिकॉन इन सम पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, डोपिंग का भी ध्यान रखना हमें, ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर डाल दूं ऐसे ही, हमें डिफ्यूज करना पड़ता है मटेरियल इसके अंदर, ठीक है। अगेन पूरा प्रोसेस होता है, आपने अगर आपको पता हो न्यूज़ में, तो टाटा इज सेटिंग अप सेमीकंडक्टर प्लांट, तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है करना प्रोसेस, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। टू गिव यू अ हिंट, उन्होंने क्या किया था, लाइक जिस जगह पे वो बन रहा है गुजरात में, वहाँ पे एलिफेंट्स का कुछ काफ़ी वो है, मतलब आना जाना रहता है, तो वी डोंट नीड अ डिस्टर्बेंस ऑफ द सॉर्ट ऑफ, अगर एलिफेंट अगर पास से जाएगा तो मेरी सेमीकंडक्टर चिप जो बन रही होगी वो खराब हो जाएगी। सो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक बाउंड्री बनाई गई है कि एलिफेंट्स कोई उसके अंदर एक रेंज के अंदर ना आए, ताकि उसके पैरों से जो वाइब्रेशन आएगी वो मेरी चिप्स को मोशन ना दे, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सो दैट प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज, माइक्रोमीटर्स में, नैनोमीटर्स में। अगर हल्का फुल्का इधर उधर हो गया तो डिफर हो जाएगा, तो मतलब इस प्रिसीजन पे हमें काम करना होता है, ठीक है। सो आसान प्रोसेस नहीं है, बट हाँ बल्क में बनेगा तो गेट्स लॉट चीपर। सो अब हमें देखना है कि वाई इज दिस कोल्ड अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमें दो प्रोसेस सोचने हैं। तो बेसिकली आपने जब यहाँ पे आर्सेनाइड डाला, सिलिकॉन 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 एंड सिलिकॉन, तो दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं आपके पास यहाँ पे। एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो चुका है, दिस इज नाउ बिन फ्री, ठीक है। सो ये किस चीज़ पे डिपेंड करा, दिस डिपेंड्स ऑन, मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और बेसिकली जब आर्सेनाइड डालने से जो आपने कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज किस कारण से हुई है? दो चीज़ें, या तो टेम्परेचर या फिर द अमाउंट ऑफ डोपिंग। किस चीज़ पे डिपेंड करा बताओ, विच फैक्टर? दिस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डोपिंग। भाई मैंने अगर एक पार्ट्स पर मिलियन डाले हैं, तो मतलब लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू दिस आर्सेनाइड। अगर मैंने 2 ppm डाला है तो ज़्यादा आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सी, देर आर टू फैक्टर्स, एक होता है कंसंट्रेशन बेस्ड, कंसंट्रेशन के कारण, मतलब डोपिंग के कारण बेसिकली किस लेवल पे आपने डोपिंग करी है, और दूसरा होता है टेम्परेचर बेस्ड, टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, सो नाउ कंसंट्रेशन बेस्ड, मतलब आर्सेनाइड जो आपने डाला है इसके अंदर, उसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? दे विल डिपेंड ऑन द डोपिंग लेवल्स, कितना आपने डोप किया है। एक आर्सेनाइड डाला है, 1 ppm डाला है, कम आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कनेक्टिविटी होगी। 2 ppm डालोगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो आर्सेनाइड के कारण जो आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, दैट विल डिपेंड ऑन कि किस तरह की आपकी कंसंट्रेशन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर डोपिंग, ठीक है। अब आती बात, भाई अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया होता, तो भी तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से कनेक्टिविटी बढ़ती। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन वाले भी, अब देखो जैसे ये तो आर्सेनाइड हो गया, लेकिन 10⁶ में कहीं एक आपको ही मिलेगा, यहाँ पे तो सिलिकॉन ही होंगे इसके आसपास, तो ये वाले भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो फ्री होता है। भाई
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या आपने देखा था, सीन कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्री होता है बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो दो तरह से हमारे पास कनेक्टिविटी आ रही है। फर्स्ट इज डोप्ड एटम के कारण, मतलब जो इम्प्योरिटी आपने ऐड करी है उसके कारण आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है। दूसरा प्रोसेस क्या है, जो हमारा इंट्रिंसिक मटेरियल सिलिकॉन था वो भी टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इट विल ऐड टू सम कनेक्टिविटी। ठीक है, सो जो टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, दैट इज फॉर सिलिकॉन। ठीक है, एंड एक और प्रोसेस यहाँ पे साथ साथ चल रहा होता है, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स। भाई आर्सेनाइड आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। ठीक है, some of or very few of silicon atoms will also lead to some conduction electrons। अब जो होल्स बने हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स में भी तो आगे मिल सकते हैं, जस्ट टू annihilate the charge, annihilate the charge carriers। ठीक है, so we have some electrons coming out from arsenide, a very few electrons coming out from silicon also। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, कम इलेक्ट्रॉन्स, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन फ्यू होल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे आके कुछ यहाँ पे भी आ जाएंगे। दिस प्रोसेस नोन एज रिकॉम्बिनेशन। तो तीन चीज़ें हो रही हैं आपकी, तीन चीज़ें मतलब तीन डायरेक्शन में आपको सोचना है। आर्सेनाइड से निकल रहा है, सिलिकॉन से निकल रहा है, जो होल्स बनेंगे वो रिकम्बाइन भी हो सकते हैं कुछ कुछ। ठीक है, सारे नहीं होंगे, कुछ होंगे, ऑब्वियसली बात है। हम सारे चाहते भी नहीं भाई, हम अगर ये सब होना होता तो हम क्यों इतना खर्चा करते। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली दोज मटेरियल्स जो सारे रिकम्बाइन ना करें। ठीक है, सो नाउ अब ये चीज़ ध्यान रखना, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कौन सी कर रहा है, आर्सेनाइड की कनेक्टिविटी। मतलब आर्सेनाइड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कनेक्टिविटी को, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, डोपिंग लेवल्स। सिलिकॉन इंट्रिंसिक मटेरियल जो कंडक्ट कर रहा है मतलब कनेक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, एंड दिस डिपेंड्स वीकली ऑन टेम्परेचर। ऐसे अगर ये सिलिकॉन कंडक्टर बनता तो हम तो इंट्रिंसिक मटेरियल को ही गर्म करते रहते, मस्त इलेक्ट्रॉन मिलते रहते, हम क्यों इतना खर्चा करते हैं आर्सेनाइड डालने का। ठीक है, सो दिस स्ट्रांगली डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, दिस डिपेंड्स वीकली ऑन टेम्परेचर। हाँ, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सिलिकॉन विल इजेक्ट आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स, दैट कुड बी फ्री, बट इतना नहीं होगा कि हमारे अच्छा सा काम निकल जाए हमारा, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो कंडक्टर ही बन जाता ये। ठीक है, एंड देयर विल बी सम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनाइड से, अ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन से, सम इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। बचा क्या, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय आर्सेनाइड मेजरली। ठीक है, सो जो होल्स बने थे अब वो भी थोड़े कम हो गए ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। देयरफॉर वी से के इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एंड होल्स आर माइनॉरिटी। कोई डाउट? ऑलराइट, ठीक है, कमिंग टू नाउ आई होप दिस इज क्लियर कि एन टाइप इसको क्यों बोलते हैं। आप बताओ कौन कौन से तीन प्रोसेस काम कर रहे हैं एंड हाउ डू दे डिपेंड। हम्म हम्म, बिल्कुल। ठीक है, सो जो आर्सेनिक वाला जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स कनेक्टिविटी, दैट इज वीकली, मतलब दैट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कि इसके पास तो एक एक्स्ट्रा था ही था, आर्सेनिक के पास। यहाँ पे तो वी हैड एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो चार पेयर हो गए, एक बच गया, तो ये तो आराम से निकल आता है। ठीक है, दिस आर्सेनिक वाला पार्ट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है सिलिकॉन वाला, एंड दैट टू वीकली। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इज माय पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल के अंदर आपके पास आएगा ट्राइवेलेंट।
ट्राइवेलेंट एटम्स कौन कौन से होते हैं? बाल, गंगा, इन, तिलक। जिस भी तरीके से आपने याद किया, बोरोन है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड सो ऑन। सो बेसिकली दीज टू आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आप यूज करते हो। बोरोन अगेन जिस तरह कार्बन यूज नहीं होता उस तरह से बोरोन भी यूज नहीं होगा, एंड सिमिलरली नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉट यूज्ड। यही आपके मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर्स। बाकी सब ये नहीं करते हम, ये ड्यू टू वेरी लार्ज साइज ये भी नहीं करते। तो यही तीन हो रहे हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। ठीक है, देखो गैलियम, आर्सेनाइड, इनको मिक्स करके मेटल बनाया गया। ओके, सो द सेम प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन हेयर, नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल इस केस में। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, सिलिकॉन, देन यू हैव लेट्स से गैलियम आपने लिया है, सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, द सेम प्रोसेस विल हैपन, यहाँ पे आपके पास एक वैकेंसी है, दिस वैकेंसी विल बी फिल्ड आउट ड्यू टू सम अदर इलेक्ट्रॉन्स, किसी और सिलिकॉन से देखे आके। ठीक है, देयरफॉर वैकेंसी आपकी अब शिफ्ट हो रही है ज़्यादा। सम इलेक्ट्रॉन्स किसी सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आके ये भी कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, बट क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ होल ज़्यादा है, मतलब एक होल यहाँ बना है, एक होल यहाँ पर पे पहले से रेडी है हमारे पास ड्यू टू गैलियम डेफिशिएंसी है, इसको भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, सो नाउ इन दिस केस अगेन सेम चीज़ आप समझ सकते हैं, जो गैलियम के कारण मतलब जो होल्स हैं दोज डिपेंड ऑन डोपिंग। ठीक है, जो सिलिकॉन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं दोज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर एंड दैट टू वीकली। अगेन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन विल ऑल्सो बी देयर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे अब वो भी रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो बेसिकली होल्स आर नाउ योर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर योर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, ये प्रोसेस क्लियर है? एन और पी टाइप क्यों बने, कैसे बने? ऑलराइट, नाउ द मास एक्शन की हमारे पास इक्वेशन होती है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स एन होल्स। एग्जाम्पल नंबर 14.2 कर लीजिए। आप करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वी हैड टू डू, हाँ, बेसिकली एनर्जी लेवल्स में क्या शिफ्ट आता है व्हेन यू हैव डन द डोपिंग। सो एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ डोपिंग, जब आप डोपिंग करते हो तो दोनों में, पी टाइप में और एन टाइप में क्या क्या डिफरेंस आता है एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, सो इनिशियली हमारे पास देखो सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास है देन वी हैव कि वैलेंस बैंड यहाँ पे है, कंडक्शन बैंड हमारा यहाँ पे, मतलब ये वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल है, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। ठीक है, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द पी टाइप। सिमिलरली वी हैव एन टाइप ऑल्सो। सो वी हैव दिस वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट, कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट। भाई बैंड गैप अच्छा खासा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अंदर है, तभी तो सेमीकंडक्टर है वो। तो अगर मेरे पास पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप के अंदर क्या होता है, वी हैव होल्स एज माय मेजॉरिटी। ठीक है, सो अगर मुझे पी टाइप मेटल, आप खुद सोचो कि पी टाइप मेटल में हम कर क्या रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड करते हैं बाहर से, मतलब डोपिंग करके हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, हाँ वैकेंसीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वैकेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या फिर वैकेंसी दे रहा है, हमें वैकेंसी दे रहा है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स डिमांड कर रहा है हमारे से। ठीक है, सो
अब इसको सोचो कि क्या चीज़ आप देखो, लेट्स सपोज एक बंदा नीचे खड़ा है, दीवार, एक ये दीवार है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, ठीक है? इसको इस बंदे को आपको ऊपर लेके जाना है, मतलब ये अपना हाथ नीचे कर सकता है, ये अपना हाथ ऊपर कर सकता है, ठीक है? तो अब सोचो कि अ, आप होल्स प्रोवाइड कर रहे हो, उस सेंस में सोचो दोबारा से, होल्स प्रोवाइड कर रहे हो आप। सो आपको सोचना है कि आपने क्या किया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एज एन, ओके, इसका दूसरा नाम हमने शायद डिस्कस नहीं किया अभी। पी टाइप मेटेरियल आप किस तरह के होते हैं? दीज आर एक्सेप्टर टाइप मटेरियल्स, दीज आर एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज, ठीक है? एंड एन टाइप हमारी क्या होती है? दीज आर डोनर टाइप। अब सोचो, ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एन टाइप, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। एन टाइप मटेरियल्स के लिए क्या होगा? आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, दैट मीन्स आप कंडक्शन बैंड में आपने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, ठीक है? और बहुत आसान हो गया आपके लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स डालना। तो बेसिकली आपका एनर्जी लेवल क्या बनेगा एन टाइप मटेरियल्स के लिए? कहने से यहाँ बनेगा लेवल कि बहुत जल्दी से रेडली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकें, ठीक है? ये डोनर एटम्स हैं, कंडक्शन बैंड हमें भेजना है, तो दिस इज द लेवल ऑफ लेवल ड्यू टू डोनर टाइप एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे हैं, फटाक से यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है? अब इस सेंस में आओ, पी टाइप में क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पहुंचाने हैं, तो हम क्या करेंगे? या तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ, लाइक नीचे वाले को ऊपर ले आओ, या फिर ऊपर वाले को नीचे ले आओ, दो ही चीज हम कर सकते हैं। इस केस में ये कंडीशन है कि हमारा दोनों टाइप एटम्स का जो एनर्जी लेवल बनेगा वो कंडक्शन बैंड से जस्ट नीचे होगा, पास में होगा, सो दैट इट कैन इजीली जंप टू द कंडक्शन बैंड। इसमें क्या आएगा? अगर हम कंडक्शन बैंड को नीचे ले आए, मतलब एक्सेप्टर टाइप हमारी इंप्योरिटीज यहाँ पे पहुंच जाए, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाए, ठीक है? ओके, कोई डाउट? एक छोटी सी चीज़ और थी, let me look. हम्म, ओके, ये जो गैप हमारा होता है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इस रेंज का होता है, 0.05 0.01, इस रेंज का होता है, इतना थोड़ा सा ही गैप होता है हमारे पास, ठीक है? जो बेसिकली इनिशियली था 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, अब ये कितना है? 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हल्का सा आपने एनर्जी देनी है एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू कंडक्ट, ओके। कोई डाउट अभी तक? अदरवाइज विल स्टार्ट विद पी एन जंक्शन। सो पी एन जंक्शन क्या होता है? एनी आइडिया? जोड़ते नहीं है, वी डोंट जॉइन देम। सिर्फ ज्वाइन करने से वो बात नहीं बनेगी, वी हैव टू डिफ्यूज देम। पी टाइप मटेरियल लिया, उसके ऊपर एन टाइप स्प्रे करते हैं, गरम गरम, सो दैट इट एंटर्स इनटू द, मतलब होता है ना कि आपने ऐसे हाथ जोड़ लिए, तो ऐसा थोड़ी कि सारे हाथ के सारे मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है, नहीं, बहुत थोड़ा ही कांटेक्ट में होता है, ठीक है? सो यू हैव टू डिफ्यूज देम, गरम करके एंड स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है? सो सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं होगा, यू हैव टू डिफ्यूज देम, सो दैट एटॉमिक लेवल पे आपका इंटरेक्शन हो, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पी लिया और एन लिया और साथ में रख दिया, नो, दिस विल नॉट वर्क, ठीक है? सो पी एन जंक्शन इज बेसिकली अ पी टाइप मटेरियल डिफ्यूज्ड विद अ एन टाइप मटेरियल। इसका सर्किट डायग्राम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं डायोड को, दिस इज माई पी, दिस इज माई एन साइड, दिस इज माई पी एन डायोड, ठीक है? नाउ व्हाट हैपेंस इज, ओके, ओके, फॉर्मेशन की हमें बात करनी है अब, हाउ डज इट फॉर्म, मतलब बेसिकली अब हमें कंडक्शन के ऊपर बात करनी है, इसके अंदर कंडक्शन कैसे होता है,
ठीक है। सो एज सुन एज आपने इसको कंबाइन किया, मतलब यू हैव टेकन अ पी टाइप रीजन, यू हैव टेकन एन टाइप रीजन, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, दिस इज माई पी रीजन, दिस इज माई एन रीजन। सो जैसे आपने इसको डिफ्यूज करा, विद द वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दो प्रोसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पहली चीज़, पी टाइप मेटल का मतलब क्या है, यहाँ पे मेजोरिटी आपकी होल्स हैं, यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब एक बात बताइए, आपके घर में फंक्शन है सपोज, दो कमरे हैं सपोज आपके घर में, एक कमरे के अंदर 13 लोग हैं, दूसरे कमरे के अंदर 2 लोग हैं। ठीक है। व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ पीपल, चलो फंक्शन नहीं कहते, फंक्शन में पीपल टेंड टू सिट टुगेदर। इन जनरल एक कमरे के अंदर 100 लोग हैं, दूसरे कमरे के अंदर सिर्फ 5 लोग हैं, उनको दिख रहा है उधर 5 लोग हैं, दे गेट टू अंडरस्टैंड क्या होगा, उधर जाएंगे। क्यों जाएंगे, सबको फ्री होना है। हाँ, तो ये हमारी टेंडेंसी है, सेम इज अ टेंडेंसी ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप कहोगे ऐसे थोड़ी होता है ऐसा, बोल रहे हो तो होगा। सोचो अब इस चीज को, किशमिश को पानी में रखते हैं, पानी अंदर आ जाता है, क्यों, अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन। ठीक है। आपने कोई गैस स्प्रेड करी, गैस हर जगह फैल जाती है, क्यों, क्योंकि उस गैस की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, वो बाहर भागेगी, ताकि हर जगह बराबर कंसंट्रेशन हो जाए। ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी को डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं आप। डिफ्यूजन का ऑस्मोसिस का एक ही बात है, मतलब ऑस्मोसिस पानी के टर्म्स में, डिफ्यूजन इन जनरल गैस और वट। ठीक है। सो जैसे ही आपने कंबाइन किया, तो जो भी चीज जहां पे एक्सेस में होगी वो वहां से दूर भागेगी। ठीक है। सो अगर होल्स यहाँ पे हैं ज्यादा, तो वो इधर भागने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फालतू हैं तो इधर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एंड व्हेन द चार्जेस मूव, व्हाट हैपेंस, वी गेट करंट। ठीक है। सो ऑब्वियसली यहाँ वाला होल यहाँ नहीं भागेगा फटा जल्दी से, इन वाले यहाँ पे जो इसके पड़ोस में होल्स होंगे और इसके पड़ोस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव दिस साइड, इनको तो पता ही नहीं चल रहा खास। ठीक है। सो यहाँ पे जो आपके पास एटम्स होंगे, इनके पास कुछ होल्स होंगे, तो वो होल्स विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन दिस साइड, इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई हैव अ टेंडेंसी टू शिफ्ट ऑन दिस साइड। ठीक है। सो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हमारे पास करंट आता है, सो करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस करंट को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन करंट। नाम क्लियर। दिस इज माय डिफ्यूजन करंट। क्यों आया है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट इज डिफरेंशिएशन, मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है। कंसंट्रेशन हर जगह पे अलग अलग है, होल्स यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज़्यादा है, तो देर इज अ कंसंट्रेशन का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका कंसंट्रेशन बदल रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आपके अगर होल्स इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर गए, इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर शिफ्ट करना स्टार्ट कर गए, तो इसके पड़ोस में जो एटम्स होंगे, ओके, इसके पड़ोस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप लाइक होल शिफ्ट टुवर्ड्स एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पी साइड। और जो यहाँ पे लाइक जो जंक्शन के पास में आपके पास आयंस या बच जाएंगे, जो भी इमोबाइल चार्जेस बच जाएंगे, इमोबाइल आयंस, मतलब यहाँ पे आपके पास जो एटम्स होंगे, दे विल बी हैविंग व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। होल से जा चुके हैं ना वहाँ से। ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो आयंस बच जाएंगे, दे विल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो नाउ दीज आर इमोबाइल चार्जेस, ध्यान रखना है, दीज आर, ये मूव नहीं कर सकते हैं चार्जेस।
इमोबाइल आयंस, ठीक है। सो कहीं पर भी आपने एक ऐसी चीज रख दी है जो मूव नहीं कर सकती एंड इट हैज सम चार्ज, इसको हम बोलते हैं स्पेस चार्ज, ठीक है। Alright. So we have, due to concentration gradient, holes shifting towards n side, electron shifting towards p side, and जो बचे हुए आयंस हैं हमारे पास, they are immobile and they are just sitting there, मूव नहीं कर सकते वो, which creates a space charge, मतलब separation of charges in the space, किसी जगह के अंदर separation of charges हो चुका है, ठीक है। अब वो मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे चार्ज विल नॉट मूव, तो स्पेस चार्ज हमारे पास एस्टेब्लिश हो चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस लीड्स टू एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पोटेंशियल डिफरेंस आपने सेटअप कर लिया है ना। सो एक इस तरह की बैटरी आपके पास अवेलेबल हो चुकी है, मतलब अक्रॉस द जंक्शन वी हैव space charge buildup, which leads to a potential barrier, ठीक है। मतलब और जब इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर से इधर शिफ्ट करना चाहेंगे तो दे विल हैव टू क्रॉस दिस पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। दिस लीड्स टू पोटेंशियल बैरियर, इसी को हम बैरियर पोटेंशियली बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, वट एवर नेम्स आर गिवन टू दिस। अच्छा, अब ये चीज़ हमारे पास बिल्डअप हो चुकी है। अब इस पोटेंशियल बैरियर होने के कारण भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा इधर से उधर, ठीक है। सो सम इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू शिफ्ट, जो यहाँ पे माइनॉरिटी होंगे वो इधर की तरफ आएंगे, जो यहाँ पे होल्स होंगे दे विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन दिस साइड, ठीक है। सो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पोटेंशियल बैरियर के लगने के कारण जो आपके मूव कर रहे हैं चार्जेस, दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट का नाम हमेशा तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मोशन हो रहा होगा, ध्यान रखना। दिस इज मोशन ऑफ चार्जेस ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं और सुना आपने ड्रिफ्ट समथिंग? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगेन क्यों आती है, जब आप इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, अदरवाइज तो थर्मल मोशन के कारण रैंडम मोशन हो रहा है इधर से उधर। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो देन कलेक्टिवली चार्जेस स्टार्ट टू शिफ्ट वेरी स्लोली टुवर्ड्स द नेगेटिव, मतलब द अदर साइड, ठीक है। सो दो तरह के करंट हुए हमारे पास। पहली चीज, जैसे आपने बिल्डअप किया पी एन डायोड, क्या स्टार्ट होएगा, पहले डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन मतलब इनिशियली योर ड्रिफ्ट करंट विल स्टार्ट टू इंक्रीज, पहले कुछ भी नहीं था, मतलब जैसे आपने डिफ्यूज किया डिफ्यूजन करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्यूजन करंट होने के कारण देयर इज सम पोटेंशियल बिल्डअप, तो धीरे धीरे फिर ड्रिफ्ट करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड एट इक्विलिब्रियम बोथ द वैल्यू ऑफ करंट्स विल बी इक्वल, ठीक है। क्लियर है? तो ये दो प्रोसेस होते हैं पी एन डायोड के फॉर्मेशन में, फर्स्ट इज डिफ्यूजन करंट, सेकंड इज ड्रिफ्ट करंट। एट इक्विलिब्रियम दोनों करंट की वैल्यू आपके पास सेम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोनों रुक जाएंगे, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे बट सेम हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट? ऑलराइट, ओके। एग्जांपल नंबर 14.3 देखिए, कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप एंड फिजिकली जॉइन इट टू विद द एन टाइप मटेरियल टू गेट अ पीएन जंक्शन। एक पी टाइप ली, दूसरे पे एन टाइप साथ में रख दी, क्या ये काम करेगा? नो, वी शुड हैव एटॉमिक इंटरेक्शंस, नॉट जस्ट फिजिकल इंटरेक्शन। एटॉमिक लेवल पे वी शुड हैव इंटरेक्शंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, जब फॉरवर्ड बायस लगाएंगे हम तब क्या होगा, मतलब नाउ वी टॉक अबाउट द बायसिंग। सो ये लिख लेना आपके एट इक्विलिब्रियम I diffusion is equal to I drift and both are in opposite directions.
नाउ कम्स बायसिंग। बायसिंग का मतलब फिजिक्स में कहीं पे भी या इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे भी आता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल बैटरी कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, सो इफ आई हैव दिस पी टाइप, मेरी डायोड ये है, इट हैज़ टू टर्मिनल्स। अगर मैं यहीं पे पॉजिटिव लगा दूँ, बेसिकली इफ आई कनेक्ट द पी साइड ऑफ द diode to the positive of the battery and n side to the negative, this is my forward biasing. And the opposite, that means p side को अगर मैं n side पे कनेक्ट कर दूंगा, मतलब p side को मैं अगर नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दूं, दैट बिकम्स रिवर्स बायसिंग। ठीक है, in this case we have flow of current, मतलब we have the diode in the connecting state. इस पॉइंट पे डायोड इज मतलब एक्ट्स एज अ insulator. Insulator मतलब it will not conduct. ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, पी को एन से डिफ्यूज किया, डिफ्यूजन करंट आया, थोड़ी देर बाद ड्रिफ्ट करंट भी स्टार्ट हो गया। एट इक्विलिब्रियम बोथ विल इक्वल, एट इक्विलिब्रियम बोथ विल बी इक्वल। ठीक है, एंड ऑपोजिट, एक ड्रिफ्ट इधर आएगा, डिफ्यूजन इधर की तरफ आएगा। नाउ एट इक्विलिब्रियम वी स्टार्ट टू ऐड द बायसिंग। अब हमने क्या किया है, वी हैव टेकन अ पी टाइप मटेरियल, we have taken a n type material. This is my p type, this is my n type. I am now starting to bias it in the forward, मतलब forward biasing करना है यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैड, अच्छा जो रीजन, अब देखो ये जो हमारा स्पेस चार्ज बन गया था, दिस रीजन इज नाउ बेसिकली, जब यहाँ से होल्स इधर जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर जा चुके हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दिस रीजन इज नाउ डिवॉइड ऑफ मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इस रीजन को हम नाम देते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस रीजन इज एज दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज मतलब मूविंग मोबाइल कैरियर्स। ठीक है, सो वी हैव अ डिप्लीशन रीजन हियर एज वेल। तो ये रीजन छोटा सा मेरा, इट इज डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ओके, सो जैसे आपने सपोज यहाँ पे आपने 5 वोल्ट लगाया। ठीक है, 5 वोल्ट आपका जो भी, मतलब अगर आई हैव सपोज एक आई हैव दिस 3 रेजिस्टेंस सपोज, और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अ बैटरी से 5 वोल्ट। ये मेरा है 0.5 ओम्स का, ये है 10 ओम का, ये भी सपोज 0.7 ओम्स का है। ठीक है, सो आउट ऑफ R1 R2 R3 किसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा? नहीं, हाँ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वहीं पे है। सो करंट विल बी सेम, मैं जानबूझ के उधर ले गया था। सो B अक्रॉस R2, ये क्या आएगा, दिस इज I टाइम्स ऑफ R2। जिसका करंट तीनों में सेम रहेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस ड्रॉप ज़्यादा। ठीक है, अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ये कंडक्टर का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिवॉइड ऑफ चार्जेस, मोबाइल चार्जेस। तो डिप्लीशन रीजन ही तो मेरा वो बना रीजन जहाँ पे चार्जेस है ही नहीं, मतलब रीजन ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, सो कंसिडर दिस पी रीजन एज दिस R1, एन रीजन एज दिस R2, एंड R2, सॉरी R3, एंड R2 इज माई डिप्लीशन रीजन। सो मेरा सारा सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे होगा, मेजोरिटी ऑफ इट विल बी हैपनिंग अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर के पास। ठीक है, ओके, सो रेजिस्टेंस मेरा यहीं पे आ रहा है बेसिकली,
बाकी सब में मतलब सारा पोटेंशियल ड्रॉप मेरा डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस हो रहा है। बाय एडिंग दिस पी पॉजिटिव टर्मिनल हेयर एंड नेगेटिव टर्मिनल हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, व्हाट विल इलेक्ट्रॉन्स डू इन बोथ द रीजन्स, कहीं भी सोचो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे। लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वो इस रीजन में आने की कोशिश करेंगे, बीइंग रिपेल्ड बाय द नेगेटिव साइड, और यू कैन से बीइंग पुल्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, एंड होल्स विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन दिस साइड, जो मतलब यहाँ पे होल्स होंगे, दे विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन दिस साइड। ठीक है, पड़ोस जो डिप्लीशन रीजन था वो तो खाली हो चुका है हमारा चार्ज कैरियर से। ठीक है, और बाकी साइड में हमारे पास क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में पी रीजन में आने की कोशिश करेंगे, होल्स विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन द एन साइड। ठीक है, दिस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है डिक्रीजेस। डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बेसिकली उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, अच्छा ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मिली एम्पियर्स में आपका करंट आता है। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंजेक्शन के कारण यू हैव अ करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर एंड डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो डिक्रीज कर जाती है, बेसिकली रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है उसका। नाउ द थिंग इज कि अगर हम पी एन डायोड को रिवर्स बायसिंग कर दें तो ओके, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, अगेन वी आर कनेक्टिंग पी रीजन एंड एन रीजन, एंड पी से हम कनेक्ट करेंगे हमारी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डन। इस केस में जो हमारा करंट आएगा दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, एंड व्हाट विल हैपन, अगेन पी रीजन है, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है, व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने जहाँ पे मेजोरिटी में थे वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, नथिंग स्पेशल नेम गिवन टू इट, बट आप इस सेंस में बस ध्यान रख सकते हैं, एंड होल्स विल ट्राई टू शिफ्ट ऑन द इन द पी रीजन। ठीक है, इस केस में हमारा डिप्लीशन रीजन जो होता है उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज कर जाती है एंड ऑब्वियसली उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो करंट होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। ठीक है, ऑल राइट, नाउ जो आपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर I mean, we have to draw the VI characteristics. मतलब how does this P and diode behave when like characteristically, मतलब करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन रहेगा, ये हमें देखना है। we might have done it in current electricity, but हमें again इस केस में भी देखना है। So this is VI characteristics of P and diode. ओके, सो फिजिक्स में जब भी हम एक्स एक्सिस चूज करते हैं तो हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं, जो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम क्या लगा रहे हैं, करंट लगा रहे हैं हम या फिर वोल्टेज डिफरेंस लगा रहे हैं। नहीं, हम लगाते हैं, मतलब मैं पी एन डायोड पे क्या लगाऊंगा, मैं करंट वोल्टेज लगाएंगे, तो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है, तो वोल्टेज हमेशा यहाँ पे आएगी एक्स एक्सिस पे, एंड वोल्टेज लगाने के कारण करंट आ रहा है, सो आई बिकम्स माई डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, so what happens is due to application of this potential, आपके पास अगर आप मतलब दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन, फॉरवर्ड बायसिंग, इस केस में क्या होता है, अगर आप स्टार्ट लगाना मतलब आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस लगाना स्टार्ट करते हो 0.1 0.2 एंड टिल 0.5 0.6 0.7, इससे पहले कुछ भी खास नहीं होता, सो यू हैव ऑलमोस्ट जीरो करंट। 0.5 के आसपास चलते चलते यू स्टार्ट टू हैव सम वैल्यू ऑफ करंट, एंड देन ये शूट करता है ऊपर की तरफ, इस तरह से आता है। ठीक है, एंड दिस इज माई फॉरवर्ड बायसिंग। In the reverse case, we have a very small value of current, and then वो एकदम से it shoots down. मतलब now you are applying the negative, so this is my reverse biasing. इस केस में क्या होता है, यू आर अप्लाइंग नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब बेसिकली पी रीजन को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, एंड एक लिमिट के बाद आपका करंट एकदम से शूट करता है। इन दिस रीजन योर डायोड ब्रेक्स, दिस इज माई ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, एंड दिस करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ध्यान रखिए ये लिखना जरूरी है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर 3 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, सो बेसिकली दिस बिहेव्स लाइक मतलब एग्जैक्टली नॉट लाइक इंसुलेटर, बट हाँ बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट होती है। फॉरवर्ड बायसिंग में वी हैव अ गुड वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा अभी बात देखो, वी नो क्या इसके लिए ओम्स लॉ वैलिड है? Ohm's law is not valid, but V is equals to IR we can still apply, but in a different form. We say my resistance will be, because देखो हर Ohm's law है क्या बेसिकली कि V और I का रिलेशन स्ट्रेट है, ये कहता है, बट V और I अगर मैं कर्व बनाऊं तो इट विल हैव अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप विल बी गिविंग माय रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, V और I का I और V का ग्राफ बनाऊं मैं, तो इसका स्लोप जो होगा दैट विल प्रोवाइड मी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इस केस में हम क्या बोलें, यहाँ मेरी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो बेसिकली माई करंट इज चेंजिंग एट एवरी स्मॉल इंटरवल्स। यहाँ पे देखोगे रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है इस रीजन में। ठीक है, सो एज्यूमिंग अ वेरी स्मॉल रीजन, एक छोटा सा रीजन आप एज्यूम कर सकते हो जिसके अंदर वी कैन एज्यूम कि ये लाइन स्ट्रेट है, एंड वी कैन नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? अगेन फाइंड द स्लोप। सो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, वी से डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस मतलब आर डायनेमिक, रिलेशन वैसे ही लगेगा आपका ओम्स लॉ वाला। सो आर क्या बनेगा, दिस इज वी अपॉन आई होता है, वी से डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। दिस इज माय डायनेमिक रेजिस्टेंस। एग्जांपल नंबर 14.4 देख लीजिए। कोई और डाउट? चलें, एग्जाम्पल ट्राई कर रहा हूँ मैं या फिर हो जाएगा? हो गया। सो नाउ वी आर कमिंग टू जो आपने टॉपिक बोला था रेक्टिफायर, जो टॉपिक आपको एक्चुअल नहीं आ रहा था। ओके, सो डायोड एज अ रेक्टिफायर। ओके, सो दो तरीके से यूज कर सकते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर है क्या बेसिकली? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज जाना, बट है वो दोनों एसी ना, हायर वोल्टेज एसी, लोअर वोल्टेज ऑफ एसी। इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ फंक्शन और व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या है?
हाँ, मतलब बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रिंसिपल। अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होगा, दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस। ब्रेक हो रही है। अच्छा, ओके, लेट मी चेक। ओके, सो डायोड एज अ रेक्टिफायर एज इन के आपके पास एक प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो बेसिकली फंडामेंटली आपने क्या किया है, एसी हाई वोल्टेज टू एसी लो वोल्टेज आपने कन्वर्ट कर लिया। नाउ इफ आई वांट कि मैं एसी का ऑल्टरनेटिंग पार्ट हटा दूं। ऑल्टरनेटिंग पार्ट का मतलब क्या है? एसी करंट मींस कि वोल्टेज इज जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव ही जा रही है, moving in both the directions. So current is flowing in both the directions. हम चाहते हैं कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, दैट बिकम्स अ डायरेक्ट करंट। तो हमें कन्वर्ट क्या करना है यहाँ पे? एसी टू डीसी। ठीक है, दो इसके अंदर भी दो कंपोनेंट हैं। ऑल्टरनेटिंग टू डायरेक्ट तो आपने कर लिया, मतलब यहाँ पे था कि दो डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा था, यहाँ पे आपका सिंगल एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बट वी स्टिल हैव अ वेरिएबल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसका सोल्यूशन लास्ट में देखेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि दो डायरेक्शन हम एक डायरेक्शन कैसे लेके आए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट अ हाफ वेव रेक्टिफायर। Half wave rectifier. Half wave rectifier means basically if you have a primary coil, you have a transformer, you have a secondary coil, number of turns कम बना रहे हैं यहाँ पे, primary, secondary, then you have output, and if you connect a single diode over here, and take your output across a load resistance. This is my RL, this is my PN diode. तो अगर मैं इस तरह का सर्किट बनाऊं, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर, ये डॉटेड जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस अगर मैं सिंगल एक डायोड लगा दूं, दिस बिकम्स माय पी रीजन, दिस इज माय एन रीजन। ठीक है, सो दिस थिंग बिकम्स माय हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हो क्या रहा है? ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स सपोज प्राइमरी में जो भी हो रहा है दैट इज नॉट अ कंसर्न। सेकेंडरी के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है, लेट्स से कि लेट्स नेम इट, लेट्स से ए बी एंड यू हैव आर सी ओ डी ले लो। ठीक है, लेट्स सपोज ए पॉइंट पे एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम वी हैव अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब प्राइमरी का आउटपुट कैसा, प्राइमरी क्या आएगा? दिस इज अ हाई वैल्यू ऑफ करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। सेकेंडरी पे सेम चीज, सेकेंडरी पे कैसे आएगी? इट विल बी अ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, मे बी फेज शिफ्टेड हो जैसे भी, बट लेट्स जस्ट एज्यूम कि अभी लेफ्ट साइड प्राइमरी से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द सेकेंडरी। सो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमने कर लिया है, एंड अब हमारे पास सेकेंडरी मतलब ए पॉइंट पर वी हैव अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो इफ वी हैव अ पॉजिटिव हाफ साइकिल ओवर हियर, अब दिस बिकम्स कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो विल पी स्टार्ट टू कंडक्ट और पी विल ब्लॉक द करंट। क्या होगा? यस, दिस डायोड इज as there is positive half cycle at A point पे I have a positive half cycle, thus diode D becomes forward biased and hence starts to conduct. ठीक है, this diode becomes forward biased and it starts to conduct. ओके, पॉजिटिव साइकिल आ गई, गुड फॉर अस। अब नेगेटिव साइकिल भी आएगी। व्हेन द नेगेटिव साइकिल कम्स एट ए, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल एट ए, जब ए पे नेगेटिव साइकिल आएगी, इस केस में क्या होगा? डायोड बिकम्स रिवर्स बायस।
ठीक है, अगर रिवर्स बायस हो जाएगी इट विल नॉट कंडक्ट। Whenever we have a negative cycle at point A, this diode will start to, this will be reverse bias and it will not conduct। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखें, दिस इज माय आउटपुट, तो जब पॉजिटिव साइकिल लग रही थी, पॉजिटिव साइकिल वाज एट पॉइंट ए, तो सीधे सीधे इट स्टार्टेड टू कंडक्ट, तो हमारे पास आउटपुट कैसा निकल के आएगा? तो अगर पॉजिटिव है, मतलब जैसा इनपुट आ रहा है वैसा इट विल स्टार्ट टू शो आउटपुट। ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल आई विल इट कंडक्ट? नो। तो अक्रॉस आर एल मेरे पास आउटपुट कैसा आएगा? इट विल बी अ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, अगेन फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी, अगेन आई विल बी हैविंग अ पॉजिटिव साइकिल and again a flat line. So this will be the pattern that I'll be getting. So this is my output voltage. Done. Okay. Now if I say कि if omega is the frequency of this input, मतलब इनपुट एज इन सेकेंडरी पे जो इनपुट, सेकेंडरी पे जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, इफ इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? ओमेगा ही आएगी। हाउ कैन वी से? सही है, बट क्यों? इससे क्या हो रहा है? इस ब्लैंक रीजन से क्या हो रहा है? इज इट कंट्रीब्यूटिंग और डूइंग समथिंग टू द फ्रीक्वेंसी? बेसिकली हमें देखना है कि पैटर्न रिपीट क्या कर रहा है। जब मेरे पास ये वेव आती है, इफ दिस इज माय वेव, आई हैव टू सी व्हाट पैटर्न इज रिपीटिंग। क्या रिपीट कर रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन इज रिपीटिंग कॉन्टिन्यूसली। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है। सो ये रीजन आपका बार बार रिपीट कर रहा है। इस केस में क्या रीजन रिपीट कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का। सो सेम टाइम में अगर मेरी पैटर्न रिपीट कर रहा है तो माई फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ठीक है, सो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा ही आ रही है, बिकॉज इवन दो इट इज नॉट कनेक्टिंग इन दिस रीजन, लेकिन जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो सेम टाइम के अंदर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बेटर टू मेक इट इन दिस वे। अगर ये आपकी इनपुट वेव है देन ये इस तरह से आएगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, दिस इज ऑल्सो ओमेगा, दिस इज इनपुट एट सेकेंडरी। आप एग्जाम में बनाओगे इसी तरीके से बनाना। दिस इज आउटपुट एट आर एल। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट क्या लोगे? ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात, अगर हम एज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी, तो पी पे जो हमारे पास, लाइक यहाँ से जो हमारे पास वोल्टेज आ रही थी या करंट का जो वेव बन रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? अगर यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा, यहाँ क्या बनेगी? सेम। एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे सोर्स एज इन फुल रेक्टिफायर में थिंग्स विल चेंज, विल सी क्यों बदल रहा है। ठीक है, ओके। हाफ वेव रेक्टिफायर क्लियर है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, डिफाइन इट इन फॉर 2 मार्क्स, क्या बोलोगे? It will be conducting only for the positive cycles, positive half cycles, and the frequency. It will not be conducting for the reverse biased case, and it will be having the same frequency as that of the input secondary, input at the secondary terminal of the transformer. Okay, and then you can draw this diagram if you want. Okay, this was half wave rectifier. Now let us talk about the full wave rectifier. तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रही थी, हमने 50 को यूटिलाइज किया, 50 हमने एज इट इज फेंक दी, भाई हाफ नीचे वाली साइकिल हमने रिजेक्ट कर दी है। तो एक तरह से हमने एनर्जी एफिशिएंट तो नहीं रहा ना प्रोसेस, हमारा कुछ काम चल चुका है
बट हमारा एनर्जी एफिशिएंट नहीं रहा प्रोसेस। ठीक है, नाउ वील टॉक अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक ही हमारे सिलेबस के अंदर है, विच यूजेस अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। दिस इज अ सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसमें क्या होता है, वी हैव अ प्राइमरी कॉइल, वी हैव दिस ट्रांसफॉर्मर की कोर, वी हैव अ सेकेंडरी कॉइल, और अगर मान लो इसके अंदर 1000 टर्न्स हैं तो बिल्कुल सेंटर में हम एक और यहाँ से वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 1000 टर्न्स हैं इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो हम 500वीं टर्न 500th टर्न के ऊपर हम एक और तार निकाल लगा के विल टेक इट आउट। दिस इज द कोर, दिस बिकम्स माय क्या हो रहा है इसमें। So if suppose this is my primary coil, this is the transformer, I am taking a सेकेंडरी कॉइल, बिल्कुल इसके सेंटर से हम एक और वायर कनेक्ट कर देंगे। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज अ सेंटर टाइप ट्रांसफॉर्मर। पहले जनरल वाला था, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में 2 ही टर्मिनल्स थे, सेंटर टाइप में सेकेंडरी में 3 टर्मिनल्स आएंगे। और तीसरा टर्मिनल मतलब जो सेंटर वाला होगा वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल आधी नंबर ऑफ टर्न्स से एक और वायर हमने कनेक्ट करके बाहर निकाल दिया, देयरफॉर द नेम सेंटर टैप, वहाँ टच करके एक और वायर निकाल दिया। ठीक है, सो विल बी यूजिंग 2 डायोड्स हियर। मैं डायग्राम रीड्रॉ कर देता हूँ एक बार, मतलब इसके बाद का डायोड्स के वहाँ से आई रीड्रॉ डायग्राम, थोड़ा क्लियर आपको दिखेगा। बार बार सॉफ्टवेयर में कुछ इशू आता है। ऐसे करने का मतलब क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है, राइट। दिस इज माई RL, या इसके अक्रॉस में आउटपुट लूँगा एंड ट्रांसफॉर्मर बनाई देते हैं। सो दिस इज माई सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, लेफ्ट वाला डायग्राम भूल जाइए। सो अगेन लेट्स टेक, दिस इज माई पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, डायोड D1, डायोड D2, एंड दिस इज माई RL। ठीक है, so whenever the positive half cycle A पॉइंट पे आएगी, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर A पॉइंट पे वी विल बी गेटिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, D2 is reverse biased, and it will start to conduct, मतलब कौन सी कनेक्ट करेगी, D1 will start to conduct, D2 will not conduct। D1 अगर कंडक्ट करेगी तो what will be the paths, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या होगा, दिस विल बी द पाथ, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये, एंड आपका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो D1 कनेक्ट करेगी एंड वी गेट अ आउटपुट, D1 conducts and we get output across
आर एल। आर एल पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब आउटपुट किस तरीके का होगा? इफ सपोज दिस इज माई इनपुट एट द सेकेंडरी, देन आउटपुट किस तरीके का होगा? ओके, अभी तक हमने सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल देखी है एट ए, ठीक है? तो इट विल स्टार्ट टू कंडक्ट। तो ये कनेक्ट कर रही है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ व्हाट विल हैपन अगर ए पॉइंट पे इफ यू हैव अ नेगेटिव हाफ साइकिल एट ए? हाँ जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल एट ए, सो डी वन विल बी रिवर्स बायस, बट इन दैट केस डी टू विल बी फॉरवर्ड बायस। इस केस में डी टू इज फॉरवर्ड बायस। अगर डी टू फॉरवर्ड बायस है तो इट विल कंडक्ट, सो इस केस में डी टू विल कंडक्ट। अगर डी टू कंडक्ट कर रही है, सो एंड यू कैन गेट आउटपुट अक्रॉस आर एल। सो इफ वी से कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब फ्लो करंट कैसा होगा? सो यहाँ से कनेक्ट कर रहा है ऐसे, यूं गया ऊपर, देन यू हैव इट इन दिस डायरेक्शन एंड यू हैव कंप्लीटेड द सर्किट। समझ गया? सो द सर्किट इज कंप्लीट, मतलब आउटपुट आपके पास आ चुका है। सो फॉर बोथ द साइकिल्स वी हैव नाउ सम वैल्यू ऑफ output across RL. So even for the positive half cycle of the input across secondary, we have an output. Even for the negative half cycle at point A, we also have an output. तो हमारे पास दोनों साइकिल्स के लिए, फॉर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव हाफ साइकिल, हमारे पास आउटपुट है। सो मेरा आउटपुट एट RL क्या बनेगा? दिस दिस इज आउटपुट एट सेकेंडरी। सो नाउ आई हैव दीज रिपल्स। तो मेरे पास क्या आ चुका है? आई हैव यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट कह सकते हैं, बट विद वेरिंग मैग्नीट्यूड। बदलता वो मैग्नीट्यूड है, बट वी हैव यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मतलब वी हैव नाउ डायरेक्ट करंट। सो एसी से हमने डीसी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है? लास्ट प्रोसेस मेरा क्या है? अब मुझे कनेक्ट करना है, मतलब इफ नाउ आई वांट कि इसके रिपल्स भी खत्म हो जाए, आई वांट अ स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट, वो हमें कन्वर्ट करना है, वो हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है? बिफोर दैट, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ ओमेगा। भाई अगर ये 1 सेकंड के अंदर इतनी साइकिल ले रहा है, 1 सेकंड में ये 2 साइकिल ले रहा है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, टाइम पीरियड विल बी हाफ्ड। इसका टाइम पीरियड अगर टी है, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t/2। लुक एट द पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, नॉट ऐसे कुछ नहीं, ठीक है? सो द पैटर्न इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी t/2 टाइम्स, ठीक है? दिस इज माई फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर एक और तरीके से ही बनता है, अगेन नॉट इन एनसीईआरटी, बट अगर आ जाए तो पता होना चाहिए, ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं उसको। सो बेसिकली इसमें हम सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज नहीं करते हैं, नो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, रेदर हम 4 डायोड यूज करते हैं। सो इफ आई हैव दिस एज माई सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं बना रहा मैं अभी, वो लेफ्ट वाला पार्ट सेम रहेगा। सेकेंडरी से वी हैव so if I have this first diode, I have my RL across this,
This is my bridge rectifier. So I have 4 diodes, D1, D2, D3 and D4. जैसे ही ए पॉइंट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस केस में फ्लो ऑफ करंट क्या रहेगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। देखो यहाँ से करंट जा रहा है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, एंड द सर्किट इज नाउ कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फॉर द केस ऑफ अगर ए पे पॉजिटिव हाफ साइकिल। सेकेंड केस इज अगर बी पॉइंट पर अगर आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मतलब ए पे नेगेटिव समझ लो। ठीक है, इस केस में क्या आएगा, करंट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ऐसे, एंड द सर्किट इज अगेन कंप्लीट। ठीक है, सो इफ ए पे अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस केस में पाथ ऑफ द करंट मतलब विच ऑफ द डायोड्स विल बी कंडक्टिंग, D2 एंड D4 कंडक्ट्स। ठीक है, अगर बी पे वी हैव अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, which one of these will be connecting, D3 and D1 will conduct. In both the cases मेरे पास RL के क्रॉस आउटपुट मुझे मिल ही जाएगा। सो RL के क्रॉस मैं थोड़ा डायग्राम दोबारा बना देता हूँ बीच वाला। मतलब RL आपको ऐसे करना है एंड देन दीज आर द टर्मिनल्स जिसके क्रॉस आप आउटपुट ले रहे हो। दिस इज योर RL। ठीक है, now the last part is of this chapter also is to finish off these ripples। अब मुझे ripples खत्म करके एक steady value चाहिए। to have steady value of current we use some filter circuits। so basically पहले उसकी नीड जनरेट करते हैं कि क्या, मैं आपसे पूछूंगा, आपको सोचना है क्या हम लगा सकते हैं फिल्टर सर्किट में। ठीक है, सो आई हैव दिस एज माय आउटपुट ऑफ सेकंड हाफ फुल वेव रेक्टिफायर। इस तरह का मेरा आउटपुट आ रहा है, मुझे चाहिए आउटपुट कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का, नॉट एग्जैक्टली दिस, समवट ऑफ दिस वैल्यू, मतलब एक जीरो से कुछ ऊपर वैल्यू आनी चाहिए। आई शुड हैव सम करंट एंड इट शुड बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, देखो जिस पॉइंट पे हमारा करंट जीरो हो रहा है, आई हैव टू हैव अ करंट एट दिस पॉइंट, अदरवाइज तो नहीं आने वाला, ये स्टडी वैल्यू नहीं आएगी। मतलब जिस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा था उस केस में भी मेरे पास आउटपुट आना चाहिए। वो कहाँ से आएगा आउटपुट, एक ऐसी चीज होगी जो खुद आउटपुट दे, है ना। अब एक ऐसी चीज कौन सी है इन दिस इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, आपने हमने क्लास में डिस्कस भी करी है, जो एनर्जी स्टोर करती है। एनर्जी स्टोर करेगी तभी देगी, कैपेसिटर। अच्छा, ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर। सो अक्रॉस दिस RL, दिस इज माय RL, इसके अक्रॉस मुझे कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, okay, so if this is my RL, इसके अक्रॉस if I connect a capacitor and रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, जस्ट टू, मतलब अगेन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना कैपेसिटर लगेगा, रेजिस्टेंस भी लगता है जस्ट टू हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस देखेंगे इसकी नीड क्या होती है। सो अगर ये हमारा आउटपुट है एट द RL, मेरा सर्किट कैसा बन के, मतलब मुझे करंट कैसा मिलेगा हम वो देखते हैं। सो जब RL से आउटपुट आ रहा होगा, इन दैट केस द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज, मतलब यहीं पे बना देता हूँ। सो इफ जैसे मेरी ये पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होएगी, तो आई विल बी हैविंग, मतलब मेरा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तक मेरा कैपेसिटर चार्ज होएगा। अब इसके बाद मेरा करंट कम होता जा रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका है ना, तो अब मैं कैपेसिटर से एनर्जी लूंगा। ठीक है, जो मेरा आउटपुट आएगा, मतलब नाउ आई विल हैव एन आउटपुट अक्रॉस दिस पॉइंट। तो आई हैव अ कैपेसिटर, आई हैव अ रेजिस्टेंस,
तो यहाँ तक ये आपका मतलब यहाँ से आपका कैपेसिटर डिके होना स्टार्ट कर जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। इतने फिर से आपके पास साइकिल आ चुकी है, तो फिर से ऐसे आ जाएगा एंड अगेन ऐसे आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट कैसा निकल के आएगा, आई विल हैव दिस which is a fair value of DC। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल्सो नोन एज रिपल्स, और इन रिपल्स को रिड्यूस करना हमारा काम है। उसके लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ सी और आर सर्किट लगता है, मतलब आर की वैल्यू हम इस पे एडजस्ट करते हैं कि हमारी रिपल्स कम से कम आए। ठीक है, वो अगेन सी आर सर्किट्स अनदर पार्ट ऑफ थ्योरी नॉट रिलेटेड टू आर सिलेबस। तो इस आर की वैल्यू एडजस्ट करके हम इन रिपल्स को कम से कम ला सकते हैं। ठीक है, यही मतलब रिपल फैक्टर एंड ऑल वो सब नॉट आर कंसर्न। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमें एक एसी सर्किट ऑल्टरनेटिंग करंट मिला था, हमने उसको पहले डीसी विद वेरिंग मैग्नीट्यूड लिया और फिल्टर सर्किट लगा के, मतलब एक कैपेसिटर लगा के ऑफ प्रिसाइज ऑफ अ सर्टेन वैल्यू, हमने एक ऑलमोस्ट स्टेडी वैल्यू ऑफ करंट हमने बना लिया। ठीक है, एंड जो इसमें चेंजेस आते हैं दीज आर नोन एज रिपल्स। ठीक है, so with this semiconductors is also done। Doubts? Okay,